आज ऑफिस से जल्दी घर आ गई, तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। सोचा थोड़ा आराम कर लूं, थोड़ी देर में राजीव भी आ जाएगा। अभी बिस्तर पर लेटी ही थी कि फोन की घंटी घंघना उठी। उफ, ये लैंडलाइन फोन भी न। मोबाइल के जमाने में इसकी क्या जरूरत, दौड़कर जाना पड़ता है उठाने के लिए। कई बार कह चुकी हूँ राजीव से इसे डिस्कनेक्ट कराने के लिए, लेकिन वह सुने तब न। भुना भुनाती हुई हाल में आ गई। मैंने हेलो कहा ही कहा था कि उधर से पहचानी सी आवाज आई। हेलो सुधा। हाँ प्रशांत तुम। वाह, पहचान लिया, वो भी पूरे 10 सालों बाद। कहाँ थे तुम इतने दिन, ने कोई फोन न पता। बस मेरे जन्मदिन पर कार्ड भेजकर अपनी ड्यूटी पूरी करते रहे, कभी बात तक नहीं की। ओह सुधा, कितना डांटोगी फोन पर। शाम को बढ़िया सा खाना बनाकर रखना, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे घर। अच्छा रखता हूँ, अभी एक मीटिंग है। मैंने रिसीवर रखा भी नहीं था कि प्रशांत ने फोन काट दिया। ये भी अजीब है, इतने सालों के बाद बात की, लेकिन हाल तक नहीं पूछा। बस एक जज की तरह फैसला सुना दिया। मैंने राजीव को जरूरी सामान की लिस्ट गिना दी। वे भी प्रशांत को बहुत पसंद करते हैं। ऑफिस से लौटकर उन्होंने मेरे साथ डिनर की तैयारी की। देखो सुधा, मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी भगत सिंह के स्वागत की तैयारी में। अब वो इतनी बड़ी कंपनी का एमडी जो है। राजीव ने हंसते हुए कहा था। राजीव, प्लीज उसे भगत सिंह मत कहा करो, मैंने चिढ़कर कहा। क्यों? जब मैंने पूछा था कि प्रशांत तुम चिर कुंवारे क्यों हो, तो याद नहीं उसने क्या जवाब दिया था। कहा था भाई साहब, भगत सिंह ने आज़ादी को अपनी दुल्हन बना लिया था, वैसे ही मैंने अपनी सफलताओं से शादी कर ली है, ताकि ये हमेशा मेरे साथ रहे। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि किसी कन्या ने महाशय का दिल तोड़ा होगा। राजीव ने कहा। अच्छा अब जल्दी से फ्रेश हो जाओ, प्रशांत आता ही होगा। ठीक 6 बजे कॉल बेल बजी। राजीव ने दरवाजा खोला तो प्रशांत ही था। अच्छी भली लंबाई, गौर, चश्मे के अंदर से झांकती बड़ी बड़ी स्वप्निल आंखें, पद की गरिमा साफ झलक रही थी व्यक्तित्व से। बदला नहीं था प्रशांत, बस थोड़ी गंभीरता आ गई थी चेहरे पर। अचानक ख्याल आया कि प्रशांत बैठ चुका था सोफे पर। क्या बात है सुधा, न हेलो न हाय, ऐसे चुपचाप खड़ी हो कि मेरे आने से खुश नहीं हो तुम? अरे नहीं, ये तो पूरे दिन आपका इंतजार करती रही। मुझसे पहले राजीव बोल पड़े। 9 बजे हम सब डिनर टेबल पर बैठे थे, फिर राजीव और प्रशांत की बातों का सिलसिला शुरू हुआ, तो ऑफिस से लेकर राजनीति तक पहुंच गया। मुझे भी कितनी सारी बातें करनी थी, पर 4 घंटे कैसे बीत गए पता ही न चला। बस थोड़ी बहुत औपचारिक बातें ही हो पाई। 10 बज चुके थे और प्रशांत के जाने का समय हो चुका था। राजीव उसे एयरपोर्ट तक छोड़ने जा रहे थे। चलता हूँ सुधा, अपना ख्याल रखना। भरी आंखों से प्रशांत ने विदा ली थी। मैं भी बस इतना ही कह पाई कि प्रशांत अपना पता और मोबाइल नंबर तो देते जाओ। जाने फिर कब मुलाकात होगी। हाँ हाँ लो न, कहते हुए उसने लिफाफा और एक कार्ड थमा दिया। वो जाते जाते पलटकर देखता रहा। मैं अंदर जाकर सोफे पर बैठ गई। अचानक मेरा हाथ उस सुंदर लिफाफे पर गया। क्या हो सकता है, उत्सुकता हो रही थी। लिफाफा खोला तो काफी लंबा पत्र था। मोती जैसे सुंदर अक्षरों को मैंने पढ़ना शुरू किया। सुधा, आज पहली बार तुम्हें कुछ लिख रहा हूँ। वो बातें जो तुम्हें कभी न बताने का फैसला किया था मैंने। मुझे मेरी सीमाएं मालूम है और खुद पर भरोसा भी है, लेकिन कभी कभी भावनाओं का आवेग इतना तीव्र हो जाता है कि हम चाहकर भी उसे रोक नहीं पाते और अनायास ही उसकी रौ में बहते चले जाते हैं। 45 वर्ष की उम्र में ये बातें मुझे शोभा नहीं देती, लेकिन क्या करूं, ये प्रेम है न, इंसान को प्रैक्टिकल कहाँ होने देता है। दिल पर एक बड़ा बोझ है, आज तुमसे बांटकर हल्का हो जाए। जानती हो, इन 20 सालों में एक दिन भी ऐसा नहीं बीता जब अपने आसपास तुम्हें महसूस न किया हो मैंने। जीवन में जब भी लड़खड़ाया, तुम्हारे वो शब्द जो तुमने 20 साल पहले कहे थे, मेरा संबल बने। जब भी टूटा, तुम्हारे कोमल हाथों का स्पर्श अपने माथे पर महसूस किया। मेरी ऊंचाइयां तुम्हारी ही तो देन है, लेकिन सब कुछ पाकर भी जब पीछे मुड़कर देखता हूँ,
तो दूर दूर तक एक खालीपन फैला नजर आता है, जैसे पीछे मेरा कुछ छूट गया हो। तुम मुझे तब मिली जब मैं भावनात्मक रूप से टूट चुका था। घर वालों के साथ साथ मेरा विश्वास भी खुद पर से उठने लगा था। वो मेरी असफलताओं का दौर था। प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार थोड़े नंबरों से चूक जाता था। याद है 15 अप्रैल की वो उमस भरी रात, जब दीदी की बारात वाले दिन तुम पटना आई थी मेरे घर अपने पापा के साथ। कहाँ भूल पाया मैं आज तक तुम्हारी उस छवि को। गहरे नीले रंग की साड़ी, चूड़ियों से भरी कलाई और माथे पर छोटी सी बिंदिया। एक अजीब सा आकर्षण था तुम्हारे व्यक्तित्व में, जो बस ही मुझे तुम्हारी ओर खींच रहा था। कुछ पलों में ही जाने कितने सपने सजा लिए थे मेरे दिल ने। फिर अचानक मेरी नज़र तुम्हारी मांग में लगी सिंदूर की पतली सी रेखा पर पड़ी। एक कसक सी उठी थी तब, कुछ दरक गया था मेरे अंदर। आश्चर्य होगा तुम्हें जानकर कि ऐसी पीड़ा मेरी माँ के मन में भी थी शायद, क्योंकि तुरंत ही माँ ने कहा था तुम्हारे पिताजी से, क्यों भाई साहब, इतनी भी क्या जल्दी थी बिटिया की शादी की। बचपन में देखा था इसे, तभी से सोचने लगी थी मैं, इतनी प्यारी बच्ची के लिए योग्य लड़कों की कमी थी क्या। और अनायासी माँ की नज़र मुझ पर टिकाई थी। मैं झेप कर इधर उधर देखने लगा था, मानो चोरी पकड़ी गई हो। अंकल बोल रहे थे, बहन जी, जीवन मरण, शादी ब्याह सब किस्मत की बात होती है। तुम मेरे परिवार से घुल मिल गई थी। बढ़ चढ़ कर विवाह की रस्मों में हिस्सा भी लिया था। दीदी की विदाई के बाद सभी थक कर सो गए थे। मैं भी छत पर चारपाई पर लेटा हुआ था। मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा था। भारी थकान के बाद भी नींद नहीं आ रही थी। तभी तुम्हारे कोमल हाथ का स्पर्श महसूस किया था माथे पर। मैं उठने लगा तो तुमने कहा था, लेटे रहिए, मैं सिर दबा देती हूँ। इतने अधिकार से कहा था कि मैं मना नहीं कर पाया था। कैसी चल रही है पढ़ाई? पापा बहुत तारीफ करते हैं आपकी। तुमने पूछा तो मेरा जवाब था, पता नहीं, अभी तो किस्मत साथ नहीं दे रही। कभी लगता है लक्ष्य के करीब हूँ, फिर अचानक सब कुछ छिटक कर दूर चला जाता है। किसी परीक्षा में सफलता नहीं मिल रही। सोचता हूँ बड़े लक्ष्य को पाने के चक्कर में उम्र न निकल जाए, कहीं किसी स्कूल में टीचर ही बन जाऊं। पापा पर अब और बोझ नहीं बन सकता मैं। उस दिन अपना कलेजा खोलकर रख दिया था तुम्हारे सामने। यह क्या, इतनी जल्दी हार मान गए? इतना अच्छा व्यक्तित्व और इतना छोटा कद। नहीं, आप किसी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए ही बने हैं, लेकिन सफल होने पर मुझे मत भूल जाइएगा, कहते हुए खिलखिला दी थी तुम। एक अनजान लड़की का मुझ पर इतना विश्वास। इससे पहले तुमसे कभी बात तक नहीं हुई थी मेरी, सिर्फ दूर के रिश्ते के कारण सामान्य परिचय था हमारा। उस दिन तुम्हारी मर्मस्पर्शी बातों से अचानक जी उठा था मैं। तुम चली गईं, पर मैं दोगुने साहस के साथ चल पड़ा था सफलता की राह पर। और देखो आज किस मुकाम पर पहुंच गया हूँ। तुमने पिछली बार पूछा था मुझसे कि मैं घर क्यों नहीं बसा लेता। परिवार वालों ने भी कई बार शादी के लिए कहा, लेकिन इस बारे में सोचकर ही बेचैनी होने लगती है। उस रिश्ते से जुड़ने का क्या मतलब, जिससे न्याय न कर सको। सुधा, इन सब के लिए तुम खुद को दोषी मत ठहराना। तुम्हें तो एहसास तक नहीं मेरी भावनाओं का। ये निर्णय सिर्फ मेरा है। जानता हूँ आकाश के तारों को पाल लेने की कामना करना बेमानी है, पर जो मिल सकता था वो नहीं मिला तो जीवन भर सिर्फ समय का ही तो फासला था। पता नहीं तुमने जल्दी कर दी या फिर मैंने ही देर लगा दी। तुम सोच रही होगी कि इतने सालों बाद अब ये सब तुम्हें क्यों बता रहा हूँ। वो इसलिए कि कल जब मैं ऑस्ट्रेलिया चला जाऊंगा हमेशा के लिए, शायद फिर कभी न मिले हम। पहले भी बता सकता था, लेकिन अलविदा सुधा। हे भगवान, यह क्या लिख दिया प्रशांत ने। मैं कैसे नहीं पढ़ पाई उसकी स्वप्निल आंखों की भाषा। इस पत्र ने मेरे वजूद को हिलाकर रख दिया। मेरे हाथ कांप रहे थे और मैं पसीने से भीग गई थी। लगा जैसे 20 साल की यात्रा इन 4 पन्नों में तय कर ली हो। तो क्या प्रशांत के अकेलेपन की असल जिम्मेदार मैं ही हूँ? मेरे कारण उसने अपना घर नहीं बसाया। आज मैं ऐसे अपराध के बोझ से घिर चुकी हूँ जो मैंने कभी किया ही नहीं था।